लेक्चर नंबर 48 पार्ट 3 इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग। ये लेक्चर लीजेस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं वो करने हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज 27.44 पे है। उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक चीज़ याद हम दिला देना चाहते हैं। क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीज? व्हाट इज लीज? Lease is a contract whereby right to control the use. Contract where right to control the use is given to lessee of what? Of identified asset for a period in exchange of consideration. Lease जो है it is an contract. किस चीज़ का contract? Right to control the use गिवन टू लेसी। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई भी चीज का यूज करने का जो राइट है वो हम लोग लेसी को दे रहे हैं, और ये जो चीज है वो आइडेंटिफाइड एसेट होगा, एक पीरियड के लिए दे रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। ओके, इसमें 2 टॉपिक है, एक है राइट टू कंट्रोल द यूज एंड दूसरा है आइडेंटिफाइड एसेट। राइट टू कंट्रोल द यूज का मतलब क्या हुआ? कब बोलेंगे कि जो यूज़ करने का जो कंट्रोल है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, वो कब कहा जाए कि हाँ आपके पास ये वाला कंट्रोल है? जब 2 चीज़ होता है ना, तब 2 चीज़ जब अवेलेबल है तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई आपके पास इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इस एसेट को, उसका राइट है आपके पास। 2 चीज़ क्या है? पहला कि जो एसेट है उससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हो, और दूसरा कि आप जैसे चाहो वैसे उस एसेट का आप यूज करवा सकते हो। मतलब अगर आपको उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है और उस एसेट को जैसे आप चाहो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, अगर दोनों चीज है तब कहा जाएगा कि हाँ भाई आपके पास वो राइट है जिसे आप यूज करने का कंट्रोल आपके पास है। ठीक है, राइट टू कंट्रोल द यूज। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये तो था राइट टू कंट्रोल द यूज। दूसरा है आइडेंटिफाइड एसेट। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट? आइडेंटिफाइड एसेट का हम लोग मतलब समझे थे कि जो स्पेसिफिक है, मतलब जिसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि कोई भी एसेट को आइडेंटिफाइड एसेट तब हम लोग कहेंगे जब वो 2 में से कोई एक को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन कि वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब कि वो अलग, आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो कि 2nd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, दिस टेबल, दिस कर्टन, हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हो और वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक है, लाइक ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो लेसर है उसके पास अगर सब्सटैंशियल राइट नहीं है तब कहा जाएगा कि ये आइडेंटिफाइबल एसेट है। फिर से बोलते हैं, अगर लेसर के पास सब्सटैंशियल राइट नहीं है तो कहेंगे कि हाँ भाई ये एसेट आइडेंटिफाइबल है। सब्सटैंशियल राइट क्या होता है? सब्सटैंशियल राइट का मतलब होता है कि जो लेसर है वो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज नहीं कर सकता है। सॉरी, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, लेसर के पास अगर सब्सटैंशियल राइट नहीं है या फिर वो एसेट फिजिकली डिफरेंशिएबल है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये आइडेंटिफाइबल एसेट है। ठीक है, लेकिन तुम तो बोल दिए कि लेसर के पास सब्सटैंशियल राइट नहीं है। लेकिन ये सब्सटैंशियल राइट क्या होता है? सब्सटैंशियल राइट का मतलब ये होता है कि जब चाहो तो लेसर उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए। अगर ऐसा है कि वो जब चाहे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो उसके पास सब्सटैंशियल राइट है, और अगर उसके पास सब्सटैंशियल राइट है तो आइडेंटिफाइबल एसेट वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सब्सटैंशियल राइट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है। एक और पॉइंट है जिसको हम लोग सब्सटैंशियल राइट कहते हैं। क्या है कि लेसर एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसके मर्जी के ऊपर है। आज लेसर बोला कि हम आपको 2nd फ्लोर देंगे, कल बोल रहा है कि ना आपको 3rd फ्लोर देंगे, परसों बोलेगा 4था फ्लोर देंगे। तो वो एसेट के ऊपर, वो लेसर के ऊपर है कि वो कब आपको कौन सा चीज सब्स्टिट्यूट करके दे सकता है। अगर लेसर के पास या तो सब्स्टिट्यूट करने का राइट है या फिर उसका बेनिफिट के लिए यूज करने का राइट है तो उसको कहेंगे कि उसके पास सब्सटैंशियल राइट है, और अगर उसके पास सब्सटैंशियल राइट है तो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तब कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाइबल एसेट कब कहेंगे?
जब वो फिजिकली डिफरेंशिएट है या फिर लेसर के पास सब्सटेंशियल राइट नहीं है। परफेक्ट, आ गया समझ में, वेरी गुड। लेकिन एक एमसीक्यू का हम पॉइंट बोल दे रहे हैं, सर नहीं बताए थे लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि अगर सब्सटेंशियल राइट खुद लेसी उसको दे रहा है लेसर को कि हाँ सर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तब हम लोग कहेंगे, तब हम लोग जाके कह सकते हैं हाँ ठीक है, भले ही सब्सटेंशियल राइट सर लेसर के पास है लेकिन तब भी वो आइडेंटिफाइबल एसेट है। ओनली इन केस जब लेसी खुद वो राइट दिया है, अदरवाइज अगर लेसर के पास पहले से वो राइट है तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। ओके, समझ में आ गया, परफेक्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसके लिए पूरा टॉपिक डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 27.44 बुक का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में 3 केस दिया हुआ है, तीनों केस का अलग अलग आंसर देना है, ठीक है। केस 1 उसका सिनारियो 1, लास्ट माइल एक डेडिकेटेड केबल इज अ डेडिकेटेड केबल दैट कनेक्ट्स एंटिटी वाई नेटवर्क विथ द एंड कंज्यूमर्स डिवाइस। एंटिटी वाई लेसर है जो डेडिकेटेड केबल देता है इंटरनेट के लिए। डेडिकेटेड केबल का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव केबल, हर आदमी के लिए एग्जैक्ट डेडिकेटेड उसके लिए ही होगा, उसी आदमी के लिए एग्जैक्ट उसके लिए एक्सक्लूसिव बनाया गया है। तो ये एक तो फिजिकली डिफरेंशिएबल हो गया और एक्सक्लूसिव उसी के लिए है। तो तुमको तो पता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ अथी को मिलेगा, क्या नाम है, इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी को मिलेगा, लेसर को नहीं मिलेगा, तो ये आइडेंटिफाइबल एसेट होगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं। द यूज ऑफ दिस केबल इज एट डिस्क्रिशन ऑफ द कस्टमर। इस केबल को कैसे यूज करना हो कस्टमर के डिस्क्रिशन पे है, और कस्टमर तो लेसी है, लेसर के पास सब्सटेंशियल राइट नहीं हुआ, मतलब कि कैसे यूज करना है वो लेसर के पास वो राइट नहीं है। तो फिर से ये आइडेंटिफाइबल एसेट बन गया। कोई भी एसेट कोई कब कहते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट? जब उसका राइट टू यूज उसके पास है, किसके पास है? लेसी के पास है। तो यहाँ लेसी के पास है तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट है, ठीक है। एंटिटी वाई decides the location of endpoint and has right to replace the lines. However, it's not practical to replace the lines since replacement would require additional cost to be incurred without any corresponding benefit. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेसर चाहे तो रिप्लेस कर सकता है अति को, एक केबल लाइन को, लेकिन उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। जब लेसर को बेनिफिट मिलता है तब कहते हैं कि उसके पास सब्सटेंशियल राइट है, और अगर किसी लेसर के पास सब्सटेंशियल राइट है तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। यहाँ पे लेसर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसके पास सब्सटेंशियल राइट नहीं हुआ, तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट है, ठीक है, परफेक्ट। वेदर द अरेंजमेंट वुड बी विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 116। इसका क्वेश्चन का मतलब कि क्या ये इंड एस 116 में आएगा, मतलब लीज कहेंगे इसको? हाँ भाई, इसको लीज ही कहेंगे, क्योंकि एक तो पहले आइडेंटिफाइबल एसेट हो गया, पहला चीज डेडिकेटेड केबल, उसका राइट टू यूज भी उसी के पास है, राइट टू कंट्रोल द यूज जो है, जो लीज के डेफिनेशन में आता है, वो भी लेसी के पास है, तो परफेक्ट लीज का है, आंसर करेक्ट। सिनेरियो 2, इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर एंटिटी वाई टू रिप्लेस द लाइन्स एंड एंटिटी वाई वुड बेनिफिट, इफ एंटिटी वाई वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस रिप्लेसमेंट वुड द आंसर बी डिफरेंट। अगर वाई को बेनिफिट मिलता है रिप्लेसमेंट से और वो पॉसिबल भी होता है, तो क्या इसको तुम आइडेंटिफाइबल एसेट कहोगे या फिर लीज में कहोगे इसको? नहीं ब्रो, इसको तब हम लोग लीज में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल एसेट ही नहीं हुआ, क्योंकि सब्सटेंशियल राइट है लेसर के पास, तो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, और आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है लीज पे दिया हुआ, तो 116 में आएगा ही नहीं, परफेक्ट, ठीक है। केस 2, कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू 10 years कॉन्ट्रैक्ट विथ यूटिलिटी कंपनी। कस्टमर एक्स मतलब लेसी, यूटिलिटी कंपनी है एंटिटी वाई, for the right to use three specified physically distinct fibers within a larger cable connecting Mumbai to Delhi. कस्टमर एक्स को एंटिटी वाई कुछ केबल दे रही है, लेकिन एक केबल दी जिसमें 3 अलग अलग केबल है, ठीक है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाइबल एसेट क्या हो सकता है? या तो फिजिकली डिस्टिंक्ट, या फिर जब लेसर के पास सब्सटेंशियल राइट नहीं है, या फिजिकली डिस्टिंक्ट है, तो अभी तक तो आइडेंटिफाइबल एसेट है, ठीक है। कस्टमर मेक्स अ डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ द फाइबर बाय कनेक्टिंग ईच एंड फाइबर टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसमें कस्टमर के पास डिस्क्रिप्शन है कि जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, मतलब राइट टू यूज कस्टमर के पास है, परफेक्ट। तो ये लीज के एग्रीमेंट में भी आ रहा है। एंटिटी वाई ओन्स एक्स्ट्रा फाइबर बट कैन सब्सटीट्यूट दोस फॉर कस्टमर वाई ओनली फॉर रीजन ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब एंटिटी वाई जो है वो जो अथी केबल है उसको रिप्लेस कर सकता है, उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो मेरे भाई, जब लेसर के पास सब्सटीट्यूशन का राइट है तो उसको कहेंगे कि उसके पास सब्सटेंशियल राइट है, और जब सब्सटेंशियल राइट होता है तो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं कहा जाता है।
लेकिन मेरे भाई तुमको याद होगा कि अगर लेसर सब्स्टिट्यूट कर रहा है लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसी, देन उसको हम लोग आइडेंटिफाइबल एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल याद होगा तुमको, एक बिल्डिंग था, सर को सेकेंड फ्लोर दिया हुआ था, सेकेंड फ्लोर फिजिकली डिस्टिंक्ट था और सर के पास राइट टू यूज था कि जैसे चाहे वैसे कर सकते थे, और लेसर जो था वो सब्स्टिट्यूट दूसरा फ्लोर उनको सब्स्टिट्यूशन पे नहीं दे सकता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस फ्लोर पे आग लग गया, तो लेसर बोला कि ठीक है सर आप थर्ड फ्लोर ले लो। तो लेसर सब्स्टिट्यूट दे रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्यों दे रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसी। तो जब भी लेसी के बेनिफिट के लिए अगर लेसर दे रहा है, देन उसको नहीं कहा जाए कि हाँ भाई तुम्हारे लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन का राइट है। और अगर सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं मतलब सब्सटेंशियल राइट नहीं है, और सब्सटेंशियल राइट नहीं है मतलब आइडेंटिफाइबल एसेट है। तो यहाँ पे ये जो रिपेयर जो भी होगा तो कस्टमर के बेनिफिट के लिए होगा, तो ये सब्सटेंशियल राइट इसको नहीं कहा जाएगा। परफेक्ट। वेदर दिस अरेंजमेंट इज कवर्ड अंडर इंड AS 116, यस इट इज कवर्ड, बिकॉज सबसे पहले तो फिजिकली डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल एसेट है, और दूसरा राइट टू यूज जो है वो कस्टमर के पास है, तो ये लीज के एग्रीमेंट के भी अंदर आता है, डेफिनेशन का आता है, तो 116 में आता है। परफेक्ट, ओके। केस 3, Customer X enters into a 10 years contract with entity Y for the right to use a specified amount of capacity within a cable connecting Mumbai to Delhi. The specified amount is equivalent to customer X having the use of full capacity of 3 fiber strands within the cable. The cable contains multiple fiber with similar capacities. Entity Y makes decision about the transmission of data. Entity Y lights the fiber, makes decision about which fiber are used to transmit customer traffic. The useful life of the fiber is whether this arrangement is covered under Ind AS 116. एक लाइन तुमको यहाँ पे दिखा होगा, क्या बोल रहा है? एंटिटी Y मेक्स अ डिसीजन, लेसर के पास डिसीजन है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक वायर की जगह दूसरा वायर दे सकता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर ट्रैफिक। तो जब लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है मतलब उसके पास सब्सटेंशियल राइट है, और अगर सब्सटेंशियल राइट लेसर के पास है तो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं होता है, तो ये इंड AS 116 में नहीं आएगा। आ गया समझ में? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी, क्वेश्चन नंबर 4 है 27.46। द कंपनी हैज टेकन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ अ सप्लायर नेमली क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड। एक कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर ले रही है क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड से। क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट में जो क्या था कि उनको WMS दे रही थी, एग्जैक्टली वैसे ही इनको क्लाउड सॉफ्टवेयर वो कंपनी दे रही है, ठीक है। लेकिन विच इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय क्रिस्टल सिस्टम लिमिटेड। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका कंट्रोल किसके पास है? लेसर के पास है, लेसी के पास नहीं है। तो भाई जैसे ही पता चला कि लेसर राइट टू कंट्रोल द यूज वो लेसर के पास है, लेसी के पास नहीं है, तब ये लीज के डेफिनेशन में नहीं आया, पहले ही हट गया। आगे देखो, द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे अ फी ऑफ 5 लाख इन एक्सचेंज ऑफ राइट टू रिसीव एक्सेस दिस। राइट टू रिसीव एक्सेस है, हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल वो कर सकता है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। द कंपनी एक्सेसेस द सॉफ्टवेयर ऑन नीड बेसिस, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कन्वे एनी राइट टू न्यू एज। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कन्वे एनी राइट टू न्यू टेक लिमिटेड ओवर द टेंजिबल एसेट ऑफ क्रिस्टल। कोई भी राइट नहीं मिल रहा है लेसी को जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, तो राइट टू यूज तो मिला ही नहीं, तो लीज के डेफिनेशन में नहीं आया। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द न्यू टेक हैज sought your advice whether the IT should account for this transaction to use of the software with Crystal System Limited in terms of Ind AS 116 leases or intangible asset in terms of Ind AS 38 that is intangible asset। दैट इज क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इसको 116 में दिखाना चाहोगे या 38 में। 116 में तो नहीं दिखाएगा कि आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं था, राइट टू कंट्रोल और लीज के डेफिनेशन में नहीं आ रहा था, क्योंकि राइट टू कंट्रोल तो उसके पास है, लेसर के पास है, ठीक है। तो 116 का काम खत्म। 38 क्या है? इंटेंजिबल एसेट। कोई भी चीज़ को इंटेंजिबल एसेट कब कहते हैं? जब राइट टू कंट्रोल आदमी के पास हो, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसी आदमी को मिले, और जो तीसरा है जिसको कहते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट। जो फिजिकली डिस्टिंक्ट है ना वो, सॉरी फिजिकली डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल है। अगर आइडेंटिफाइबल एसेट कंट्रोल आदमी के पास है और इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तब कहते हैं हम लोग उसको इंटेंजिबल एसेट। इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिफाइबल एसेट ही नहीं है, क्योंकि राइट टू कंट्रोल किसी और के पास है। उसका जो दूसरा पॉइंट था इंटेंजिबल एसेट का कि राइट टू कंट्रोल, वो भी दूसरे के पास है, तो ना 38 फॉलो कर रहा है ना 116 फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक इसमें एडिशनल आंसर लिखा हुआ है कि हम लोग इसको ना इंटेंजिबल बोलेंगे और ना उसको इंड AS 116 में लीज कहेंगे। इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे जब भी ये इनकर होगा, जो भी 5 लाख रुपया है, ठीक है, पर मंथ।
ओके और हम लोग इसको अगर ईयर रेंट पे अगर पैसा दे रहे हैं या फिर अगर ईयर बिगनिंग पे अगर पैसा दे रहे हैं तो हम लोग उसको एडवांस प्रीपेड कहेंगे, अदरवाइज लास्ट में दे रहे हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग करके देंगे। इस लाइन का लास्ट कंक्लूजन में ये बात लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन में तो नहीं पूछा होता, बस ऐसे ही दिया हुआ। ठीक है, परफेक्ट, तो यही था। ओके अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट क्वेश्चन का, टॉपिक का नहीं लास्ट क्वेश्चन का, जो एकदम वियर्ड है। वियर्ड जिसको कहेंगे जिसमें कुछ न सर है न पैर है, लेकिन तुमको सर और पैर ढूंढ के आंसर बनाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ लेना पहले, वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ लो पहले, उसके बाद हम उसका अच्छे से बताएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पेज नंबर 27.48 पे है। ठीक है, चलो अगर पढ़ लिए हो तो आगे देखो क्या बोलता है कि फील फ्रेश करके एक कंपनी है जिसको द कंपनी यहाँ पे रेफर किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेजर्स राधे के साथ। फील फ्रेश एक FMCG ब्रांड है जो सामान मतलब रिटेलिंग का बिजनेस करती है, लेकिन वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो मैन्युफैक्चरर करवाती है CP से, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? राधे। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या किया फील फ्रेश और राधे कि राधे सर आप एक मशीन खरीद लो और उस मशीन के साथ प्रोडक्शन करना और वो सामान मुझे देना, ठीक है, और हम उसको बेचेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स क्या था कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये 10 साल का होगा। आपको एक मशीन खरीदना है, उस मशीन का लाइफ है 10 साल, और ये जो मशीन होगा वो स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड होगा जस्ट फॉर फील फ्रेश। फील फ्रेश के अलावा कोई दूसरा क्लाइंट इस मशीन को यूज़ नहीं कर सकता है, स्पेसिफिकली मशीन फील फ्रेश के लिए बनाया गया। ठीक है, ओके। मशीन का कॉस्ट है 10 लाख रुपया, उसका लाइफ है 10 साल। इस मशीन का यूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग में, और इस मशीन का जो भी कॉस्ट है वो इनडायरेक्टली फील फ्रेश इनकर करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी फील फ्रेश ही बोला है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक मशीन खरीदना होगा, और उसका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फील फ्रेश ही बोला है कि हमको यही वाला चाहिए, तो इसका जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो फील फ्रेश ही देगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा है। कैसे? तुम जब उसका पर्टिकुलर्स वाला डेटा देखोगे कि पर्टिकुलर्स वाला डेटा देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि तुमको कि फील फ्रेश उसको कैसे पैसा देने वाला है, तुम्हारा राधे को कितना पैसा देने वाला है। तो पता चलेगा कि वेरिएबल उसको 4 रुपया दे रहा है और राधे का मार्जिन उसमें 0.5 रुपीज़ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मशीन भी देगा फील फ्रेश। तो टोटल पर सोप कितना पैसा देने वाला है फील फ्रेश? 4.75, जिसमें से तुम्हारा 0.25 इंक्लूडेड है मशीन का कॉस्ट के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो मशीन का जो कॉस्ट है कि 0.25 पर सोप जो देने वाला है कंपनी, वो 10 साल के लिए नहीं देगा, वो सिर्फ 8 साल के लिए देगा। भले ही मशीन 10 साल के लिए है, लेकिन ये जो तुम्हारा अति है, क्या उसको कहते हैं, 0.25 रुपीज़ पर सोप जो दे रहा है मशीन के कॉस्ट के लिए, वो कंपनी सिर्फ 8 साल के लिए देगा। भले ही 10 साल तुम प्रोड्यूस करोगे, लेकिन सिर्फ 8 साल तक हम अति करेंगे। ठीक है, तुम पैराग्राफ 3 जब देखोगे तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि 1 to ईयर रेट ही सिर्फ करेंगे, बाकी का 9-10 में वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिन से पेमेंट होगा। दैट इज 4 + 0.5, जो 0.25 है वो ईयर 9 और ईयर 10 में नहीं होगा। ठीक है, बुक हम लोग को जो क्वेश्चन बनाना है वो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, दैट इज फील फ्रेश के बुक्स में बनाना है। क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या बोलता है? इवेल्युएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी विथ मेजर्स राधे। हमको जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको इवेल्युएट करना है, तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इवेल्युएट किसके बुक्स में करेंगे? कंपनी के बुक्स में। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है। ठीक है, अब तुमको पता करना है कि इसमें जो रेलेवेंट एएस है उसको यूज़ करना है, और उसके बाद तुमको आंसर देना है। इस पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको ये नहीं पता चला होगा कि भाई ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। लीज का चैप्टर में तो पता होगा कि हाँ चलो लीज का क्वेश्चन है, लेकिन अगर जनरली सीधा क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो तुमको नहीं पता चलेगा कि चैप्टर किस चीज़ का क्वेश्चन है। आराम से शांति से लग रहा है कि लगता है कि सोप उप के बारे में बात हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है, इंडेस 2 हो सकता है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन लीजेस का है। कैसे है मेरे भाई? उसके लिए तुम आओगे पेज नंबर 70 अपने कॉपी में, वहाँ तुम देखो क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल सर दिए हैं। एक बात बताओ, अगर जियो है, जियो क्या करती है कि एक एग्जैक्ट इंटरनेट सेंटर बनाती है। जैसे हम भागवत नगर में हैं तो भागवत नगर में वो एक इंटरनेट सेंटर खोल रही है। क्यों खोल रही है? क्योंकि भागवत नगर के जो लोग हैं उनको स्पेसिफिकली अति देने के लिए, अगर जो लोग छोड़ो सिर्फ हम है भागवत नगर में,
तो सिर्फ मेरे लिए हम वहाँ पे बड़ा सा बिजनेस खोले हुए हैं, हम सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए वो एक अलग से इंटरनेट सेंटर खोल रही है रिलायंस, और उस इंटरनेट सेंटर से सिर्फ हमको मिल रहा है क्या, इंटरनेट। तो यहाँ पे जो हम हैं वो ये जो यहाँ जो अग्रीमेंट बना कि सिर्फ हमको मिलेगा, ये कौन सा अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट हुआ लीज का, ठीक है, लीज का अग्रीमेंट है। लेकिन लीज का एसेट क्या हुआ, जो इंटरनेट हमको मिल रहा है वो नहीं, इंटरनेट सेंटर हुआ, जो इंटरनेट सेंटर है वो हुआ लीज का एसेट। क्योंकि ये जो हमको सिर्फ जो ये जो इंटरनेट केबल जो मेरे पास आ रहा है वो सिर्फ वो मेरे पास आ रहा है, ये जो इंटरनेट केबल है सिर्फ मेरे पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट सेंटर से, और इंटरनेट सेंटर से सिर्फ मेरे ही पास आ रहा है। तो लीज पे ये केबल नहीं है, जो इंटरनेट सेंटर है वो मेरे लीज पे है। समझ में आया तुमको? एग्जैक्ट वैसे ही राधे जो मशीन खरीदा है वो किसके लिए खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ फील फ्रेश के लिए खरीदा है। भले वो सारा मशीन से जितना भी प्रोड्यूस होगा फील फ्रेश को ही मिलेगा। तो लीज पे तुम्हारा सोप नहीं है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लीज पे नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है वो लीज पे है, क्योंकि ये मशीन स्पेसिफिकली फॉर फील फ्रेश है। तुम जब देखोगे लिखा हुआ है वहां पे रेड पेन से पॉइंट नंबर 1 पे मार्क किया, मशीन विल बी कस्टमाइज टू प्रोड्यूस द सोप एज डिजाइन बाय द कंपनी, दिस मशीन कैन नॉट बी यूज्ड बाय मेजर्स राधे टू प्रोड्यूस सोप फॉर बायर्स अदर देन द कंपनी। तो ये स्पेसिफिकली कंपनी के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो मशीन है वो लीज्ड एसेट है। तुमको समझ में आ गया? क्वेश्चन लीज का है और यहाँ पे लीज एसेट क्या है, मशीन। ओके परफेक्ट, समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये मशीन अथी के लिए था, ये लीज का क्वेश्चन है। और दूसरा चीज कि अथी का है, क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे जो लीज पे एसेट है वो मशीन है, ठीक। फील फ्रेश मेजर्स राधे को क्या क्या पैसा दे रहा है, उसका बजट है कि वो हर साल 7 लाख साबुन, 7 लाख यूनिट्स ऑफ साबुन, 7 लाख यूनिट्स ऑफ सोप दे विल परचेज फ्रॉम मेजर्स राधे, उनका बजट है, वो फोरकास्ट किए हैं। तो वो हर यूनिट पे, हर एक सोप पे कितना पैसा देने वाले हैं मेजर्स राधे को, वेरिएबल 4 रुपया, मतलब जितना यूनिट बनेगा उसके उतना यूनिट का 4 रुपया उसको मिलेगा राधे को। फिर राधे को हर यूनिट के ऊपर उसको 0.5 रुपीज़ का प्रॉफिट भी देना है। तो राधे को जो फील फ्रेश है वो राधे को 4.5 रुपया देगा फॉर वेरिएबल पेमेंट एंड राधे का प्रॉफिट, प्लस कॉस्ट ऑफ मशीन भी देगा 0.25, दैट इज टोटल जो फील फ्रेश है वो हर यूनिट पे कितना पैसा दे रहा है राधे को, 4.75, ठीक है। लेकिन तुमको ये भी पता है कि ये जो 4.25 रुपीज़ है वो सिर्फ तब तक कब तक देना है, 8 साल तक देना है, ठीक है, ओके। लेकिन सिर्फ 0.25 रुपीज़ क्यों देना है, मतलब जो मशीन का जो कॉस्ट है वो जो इनडायरेक्टली, अभी 0.25 तो इनडायरेक्टली कंपनी ही जो फील फ्रेश है वो इनकर कर रही है, क्योंकि वो तो पैसा दे रही है राधे को। तो ये 0.25 ही क्यों है भाई, इसीलिए है क्योंकि वो उतना पैसा, वो तुम इंटरमीडिएट में एक टॉपिक पढ़े होगे ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग में जो भी टोटल कॉस्ट होता था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होता था, तो उतना हम लोग कॉस्ट एब्जॉर्ब करते थे कि कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा। एज पर कंपनी मशीन का कॉस्ट हर साल होना चाहिए 1,74,015, ठीक है, और हर साल कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 7 लाख। तो जब डिवाइड करोगे पता चलेगा 0.25 है। तो हर साल हर यूनिट के ऊपर कंपनी को कितना इनकट करना है मशीन के कॉस्ट के लिए, 0.25 रुपीज़, ठीक है। सो इन केस अगर प्रोडक्शन जो है, और आगे लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्शन 7 लाख से ज़्यादा हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल 8 लाख हो गया, तो जो कंपनी है वो सिर्फ 7 लाख के ऊपर ही 0.25 का तुमको मशीन का कॉस्ट इनकर करेगी, दैट इज 7 लाख इंटू 0.25 जो भी बनता है, ठीक है, समवेयर अराउंड आपका जो भी अमाउंट बनता है सिर्फ उतना तक आपको पैसा देगी। बाकी का जो 1 लाख है, जैसे कि 8 लाख प्रोड्यूस हो गया, तो बाकी का जो 1 लाख यूनिट्स जो सो प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर कंपनी आपको 1 रुपया का मशीन इनकर कॉस्ट नहीं देगी। मशीन का कॉस्ट सिर्फ 7 लाख तक का देगी। 7 लाख के ऊपर अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो हमको 1 लाख के ऊपर फिर इंटू 2.25 25,000 रुपया तुमको नहीं देगी एक्स्ट्रा, सिर्फ 7 लाख का देगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमारा मशीन का टोटल कॉस्ट 1,74,000 है, और वो हम 1,74,000 का जो कॉस्ट है उसको हम लोग डिवाइड किए 7 लाख यूनिट से। तो जैसे ही 7 लाख यूनिट के ऊपर हम 0.25 देंगे तो कंपनी, तो मशीन का कॉस्ट 1,74,000 है वो कंप्लीट हो जाएगा, उतना पैसा कंपनी दे दी आपके इसको मेजर्स राधे को। लेकिन अगर 8 लाख बना रहा है तो 1 लाख के ऊपर और 0.25 जो देगा उसे वो
ज़्यादा पैसा दे देगा राधे को, क्योंकि टोटल एक साल में कॉस्ट सिर्फ मशीन का 1,74,000 हो रहा है। तो मान सकते हो कि मशीन को खरीदने का हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट 1,74,000 का हुआ। तो कंपनी सोची होगी कि 7 लाख यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो 0.25 हर यूनिट के ऊपर इतना हमको इंटरेस्ट देना है, 0.25 रुपीज़। तो अगर 7 लाख तक का 0.25 से करोगे तो जितना 1,74,000 रुपये हमारा जो इंस्टॉलमेंट देना था उतना पैसा हम कंपनी को दे चुके हैं, राधे को। तो अब आगे का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर तो हमको इंस्टॉलमेंट का देने का जरूरत नहीं है, तू नहीं देगी। लेकिन वहीं पे अगर 7 लाख से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि ठीक सर आप इतना ही कम प्रोड्यूस किए तो हम आपको इतना ही पैसे देंगे। भाई इंस्टॉलमेंट तो 1,74,000 जाएगा ही, भले ही तुम 6 लाख प्रोड्यूस करो, 5 लाख प्रोड्यूस करो। इसीलिए कोई हालत में 7 लाख के ऊपर हो या 7 लाख के नीचे हो, कंपनी को कोई हालत में 1,74,000 रुपया देना ही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो 1,74,000 रुपया कोई हालत में देना ही है। तो इससे एक बात क्लियर हुआ होगा कि ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट है। याद करो लीज का जो पेमेंट होता था उसमें 2-3 बात होता था। एक तो नॉर्मल जो पेमेंट हो रहा है वो, ऊपर से जो इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट है, जो एक्चुअल फिक्स अमाउंट है, वो सब बताते हैं। इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट का जो टॉपिक था क्या था, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 23 पे देखो, एक कॉपी में बोलता है कि लीज का जो रेंटल होगा इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे 0 से 10,000 तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर 10,000 से 15,000 दोगे तो 20 लाख, और 15,000 के ऊपर तो 25 लाख रुपया। तो एक बात तो श्योर है ना कि अगर 0 प्रोड्यूस करोगे तब भी 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो जो 10 लाख रुपया हुआ इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट है कि कोई हालत में उतना देना ही है तुमको। ठीक है, तो अपने वाले केस में 1,74,000 तो कोई हालत में उसको देना है, चाहे 0 प्रोड्यूस करो या 10 लाख प्रोड्यूस करो, 1,74,000 रुपया देना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 5,50,000 यूनिट। बजट क्या था 7 लाख यूनिट्स का, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है कितना, 5,50,000। ठीक है, इस सारा क्वेश्चन तुमको अब समझा दिए, यही पूरा क्वेश्चन का मतलब था। अब इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, पहला चीज़ ये लीज का क्वेश्चन है, इंड एस 116 का है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। और जो अथी है, हम किसके बुक्स में बनाना है, हमको बुक्स में बनाना है फील फ्रेश के बुक्स में। फील फ्रेश क्या है, लेसी है। तो लेसी के बुक्स में हमको कौन सा फॉर्मूला करना होता है, सिंगल अकाउंटिंग। यहाँ OLFL का कोई पॉइंट ही नहीं है। सिंगल अकाउंटिंग में क्या होता है, एसेट रिकग्नाइज, लायबिलिटी रिकग्नाइज, RUA to LL, परफेक्ट, यही करना होता है डे 1 अकाउंटिंग। ओके, लेकिन RU और LL का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आराम से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट द रेट एन्यूटी फैक्टर और द रेट, जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर सब है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी गुड, वैसे करके निकाल देंगे। लेकिन मेरे भाई ये जो 10 साल का अग्रीमेंट है, हमको तो नहीं पता है कि अगला साल कितना प्रोड्यूस होने वाला है, उसके अगला साल कितना प्रोड्यूस होगा, तो कितना हम पेमेंट देंगे। यहाँ का जो पेमेंट है ना वो तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है। 10,000 प्रोड्यूस होगा तो उसके ऊपर जितना